So hello dear students, welcome to our channel Gateway for Engineers. So in the today's class we are going to continue with the numericals of combined bending, that is combined stresses, that is combined shear stresses and bending stresses के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे ऑफ combined shear and bending stresses. So today also we will discuss some more numericals on combined bending and shear stresses. So please try to solve next numerical. So in the next numerical क्या बोल रहा है? You have to draw the Mohr circle for point 1 2 3 4 5. So there are 5 points 1 2 3 4 5. इन 5 points पे आपको क्या करना है? आपको Mohr circle draw करना है. So first you have to draw state of stress, then state of stress draw करके क्या करना है आपको Mohr circle draw करना है. So this is a cantilever beam which is subjected to uniformly distributed load of intensity W over the entire span. और सेंटर के क्रॉस सेक्शन पर there are some points 1 2 3 4 5 जिन पे कि आपको क्या करना है Mohr circle draw करना है. Now again इसको Mohr circle draw करने के लिए what you have to do, आपको पहले स्ट्रेस एलिमेंट बनाना पड़ेगा सभी पॉइंट्स पे। जिस भी पॉइंट पे आपको मोहर सर्कल बनाना है उस पर आपको पहले स्ट्रेस एलिमेंट बनाना पड़ेगा। एंड स्ट्रेस एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। नाउ सिंस इन दिस स्ट्रक्चर जो शियर फोर्स है दैट इज पॉजिटिव इन द एंटायर स्पान। आप देखिए इसके लिए शियर फोर्स विल बी पॉजिटिव इन द एंटायर स्पान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव इन दी एंटायर स्पान, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम वहाँ पे आपको बनाने की जरूरत पड़ सकती है जहाँ पे कि आपको पता नहीं है कि इस पॉइंट पे शियर फोर्स पॉजिटिव है कि इस पॉइंट पे शियर फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स। तो आपको शियर फोर्स पता होना चाहिए कि शियर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव है शियर फोर्स, ठीक है। अगर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा तो शियर स्ट्रेस भी पॉजिटिव लगेगा, इसलिए शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। बट इन दिस क्वेश्चन हमें पता है दैट इन द एंटायर स्पान द शियर फोर्स इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको शियर फोर्स डायरेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस बनाएंगे और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अगर आप वो भी ना बनाना चाहे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाना ही है। बट अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से और मुझे समझाना है आपको, तो इसके लिए उसको डायग्राम को बनाना ही पड़ेगा। सो अगर आप देखेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस वराई पैराबोलिकली फ्रॉम 0 एट टॉप एंड बॉटम एंड मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। और बेंडिंग स्ट्रेस अगर देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस विल वराई लीनियरली फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एट टॉप एंड बॉटम टू 0 एट न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी टॉप एंड बॉटम में, बट दिस इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान। तो ये कैसा मोमेंट देगा, ये हॉगिंग मोमेंट देगा, लाइक दिस हॉगिंग मोमेंट देगा। तो टॉप में टेंशन, बॉटम में कॉम्प्रेशन। सो देयर विल बी टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस एट द टॉप एंड कॉम्प्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस एट द बॉटम। सो टॉप में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेंगे लाइक दिस, बॉटम में क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लगेंगे। सो टॉप में टेंसाइल स्ट्रेस, बॉटम में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सो दिस इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट का पहले स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे और फिर उस स्ट्रेस एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब उसका मोहर सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 1 का स्ट्रेस एलिमेंट बनाते हैं। तो सपोज दिस इज स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट नंबर 1। तो दिस इज स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 पे देखिए किस तरीके के स्ट्रेसेस आ रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज लाइंग ऑन दिस सरफेस। सरफेस पे हमें पता है दैट शियर फोर्स इज 0। तो सरफेस पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस इज 0, तो सरफेस पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। सो पॉइंट नंबर 1 पे द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विल बी 0। पॉइंट नंबर 1 पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। सो पॉइंट नंबर 1 पे देयर विल बी नो शियर स्ट्रेस एंड ओनली बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। नॉर्मल स्ट्रेस कैसा आएगा, टेंसाइल आएगा, कॉम्प्रेसिव आएगा। सो पॉइंट नंबर 1 पे नॉर्मल स्ट्रेस विल बी टेंसाइल। सो बनाइए आप। तो पॉइंट नंबर 1 विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। आई एम राइटिंग इट एज सिग्मा 1, ठीक है। सिग्मा 1 इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन पॉइंट नंबर 1। अब इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आप बताइए क्या आप मोहर सर्कल बना सकते हैं,
यू विल से यस। अगर ये एलिमेंट आपको दे दिया तो आप इजीली मोर सर्कल बना लेंगे। क्या दिया है इस एलिमेंट में? इन दिस एलिमेंट देयर आर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स व्हिच आर हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस। ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पे देयर इज नो शियर स्ट्रेस। तो दैट मीन्स क्या है, ये जो दो परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट प्रिंसिपल प्लेन्स। तो आपको प्रिंसिपल प्लेन दिया है एंड द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है दैट सिग्मा 1 इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 क्या है? 0। तो आपको सिग्मा 1,0 के लिए आप मोर सर्कल बना सकते हैं। यू विल से यस, इजीली बना लेंगे। सो अगर यहाँ पे मैं सिग्मा एंड टाउ एक्सिस बनाऊं, सो दिस इज सिग्मा, दिस इज टाउ, सो मोर सर्कल विल बी बिटवीन सिग्मा 1,0। सो मोर सर्कल आ जाएगा आपका सिग्मा 1,0 के बीच में। तो दिस इज सिग्मा 1, दिस इज 0, दिस इज द मोर सर्कल। समझ में आया कैसे बना मोर सर्कल? इजी था। अगर आपको स्ट्रेस एलिमेंट दिया है तो आप इजीली क्या बना सकते हैं? मोर सर्कल बना सकते हैं। अब स्ट्रेस एलिमेंट कैसे बनाना है ये अभी हमने डिस्कस किया। अभी देखिए पॉइंट नंबर 2 पे स्ट्रेस एलिमेंट बनाइए। सो इफ़ यू मेक स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट नंबर 2, सो पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे तो देखिए क्या पॉइंट नंबर 2 पे शियर स्ट्रेस लगेगा? यू विल से यस बिकॉज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन जीरो एंड हमें पता है इन द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन शियर फोर्स इज पॉजिटिव एंड इट इज नॉन जीरो। तो इन द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन शियर फोर्स पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है पॉइंट 2 पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन जीरो है। दैट मीन्स डेफिनेटली पॉइंट 2 पर क्या होगा? शियर स्ट्रेस लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स। पॉइंट 2 पर शियर फोर्स कैसा लग रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉइंट 2 पे शियर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस भी कैसा लगेगा? पॉजिटिव शियर फोर्स के डायरेक्शन में। पॉजिटिव शियर फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है? दैट शियर फोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हिच ट्राइज टू रोटेट द मेंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन सा शियर स्ट्रेस है? एक्चुअल या कॉम्प्लीमेंट्री? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो सबसे पहले आप बनाइए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव शियर फोर्स। तो ये हमने बना दिया कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव शियर फोर्स। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग आप बना लीजिए एक्चुअल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल शियर स्ट्रेस। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेस बना लिया हमने ऑन दी एलिमेंट। इसको मैं लिख रहा हूँ टाउ 2। अब बताइए व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा कि नहीं पॉइंट 2 पे? यू विल से यस लगेगा बिकॉज बेंडिंग मोमेंट इज नॉन जीरो एंड बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन जीरो। दैट मीन्स पॉइंट 2 पर नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। नॉर्मल स्ट्रेस कैसा लगेगा? टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव? पॉइंट 2 इज अबोव द न्यूट्रल एक्सिस एंड यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट लग रहा है तो पॉइंट 2 पे टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस लगेंगे लाइक दिस। तो दिस इज टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन पॉइंट नंबर 2। दिस इज आई एम राइटिंग एट सिग्मा 2 या सिग्मा B2 कर लीजिए। सिग्मा बेंडिंग एट पॉइंट 2, बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट 2। क्लियर है? अब इसके लिए आपको मोर सर्कल बनाना है। क्या आप बना सकते हैं मोर सर्कल फॉर दिस स्ट्रक्चर, दिस एलिमेंट? यस, यू कैन इजीली ड्रॉ। सबसे पहले आप डेटा ले लीजिए दैट सिग्मा x इज सिग्मा B2, सिग्मा y इज 0, टाउ xy कितना है? टाउ XY विल बी माइनस ऑफ टाउ 2। टाउ XY क्या होगा? माइनस ऑफ टाउ 2। क्यों माइनस ऑफ टाउ 2 होगा? बिकॉज हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव होता है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए वो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव होता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सो दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, सो टाउ XY इज माइनस टाउ 2। नाउ अब आपको मोर सर्कल बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। सो C इज इक्वल्स टू व्हाट? sigma x plus sigma y by 2 which is equals to sigma B2 by 2 and r is equals to what? Under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square xy। so r कितना हो गया? sigma B2 by 2 का whole square plus tau 2 का square। this is what r। तो आप बताइए क्या r sigma B2 by 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? so this r will be greater than sigma B2 by 2। अब ये देखिए ये क्यों बताया मैंने? बिकॉज हमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालना है। तो सिग्मा 1 इज C प्लस R, C इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो सिग्मा 1 इज पॉजिटिव, सिग्मा 2 इज C माइनस R। नाउ यहाँ पे देखिए C इज छोटा, R इज बड़ा, तो सिग्मा 2 का नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव। इसलिए मैंने बताया था दैट दिस R इज ग्रेटर देन C।
आर इज ग्रेटर देन सी, तो सिग्मा टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स सिग्मा वन पॉजिटिव है, सिग्मा टू नेगेटिव है। दैट मीन्स जो आप मोहर सर्कल बनाएंगे वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्सिस पे आएगा सिग्मा टू उसमें। दैट मीन्स वो टाओ को क्रॉस करेगा। ठीक है, एक शियर, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस नेगेटिव है। दैट मीन्स ये टाउ एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब देखिए सी प्लस आर इज बिग वैल्यू, सी माइनस आर इज स्मॉलर वैल्यू। तो सिग्मा वन की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिग्मा टू। सो अगर आप इसके लिए मोहर सर्कल बनाएंगे तो द मोहर सर्कल विल बी लाइक दिस। This is Mohr circle. This is sigma axis. This is tau axis. This is sigma 1. This is sigma 2. समझ में आया? सो सेंटर कहाँ पे लाया करेगा, पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस पे, सिग्मा 2 नेगेटिव होगा, सिग्मा 1 विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज मोहर सर्कल फॉर stress element at point number 2. This was Mohr circle for point number 2 and this was Mohr circle for point number 1. अब point number 3 के लिए आप बनाइए। point number 3 के लिए बनाइए पहले स्ट्रेस एलिमेंट। सो इफ यू ड्रॉ स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 पे बताइए क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 इज लाइंग ऑन न्यूट्रल फाइबर, और यू कैन से न्यूट्रल एक्सिस। so point number 3 is lying on neutral fiber. That means point number 3 पे there will be no normal stress will be 0. क्या shear stress आएगा point number 3 पे, you will say yes, point number 3 पे shear stress आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा shear stress will be in direction of shear force। एंटायर स्पान में shear force पॉजिटिव है, तो पॉइंट नंबर 3 पर भी क्या आएगा, shear stress पॉजिटिव shear force की डायरेक्शन में आएगा। तो shear stress will be in the direction of positive shear force like this। ये कौन सा shear stress बना दिया हमने, ये बना दिया हमने कॉम्प्लीमेंट्री shear stress। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल shear stress बना सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअल shear stress। तो पॉइंट नंबर 3 पे स्ट्रेस एलिमेंट कैसा है, पॉइंट नंबर 3 का स्ट्रेस एलिमेंट इज हैविंग ओनली shear stress with zero normal stress. So there are two planes which are containing only, which are subjected to only shear stress without normal stress। इसके लिए मोहर सर्कल कैसा आता है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्योर shear, ये प्योर shear का कंडीशन है। एंड प्योर shear की कंडीशन के लिए कैसा आता है मोहर सर्कल, इट विल बी symmetrical about both the axes। For the condition of pure shear, Mohr circle will be symmetrical about both the axes। So यहाँ पे Mohr circle कैसा बनेगा, Mohr circle will be symmetrical about both the axes like this। This is Mohr circle। ठीक है, सो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 के लिए मोहर सर्कल। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 के लिए। सो पॉइंट नंबर 4 के लिए बनाइए स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सो इफ यू ड्रॉ स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 पे देखिए क्या पॉइंट नंबर 4 पे shear स्ट्रेस आएगा, यू विल से यस shear स्ट्रेस आएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 इज नॉट लाइंग ऑन द सरफेस। shear फोर्स भी जीरो नहीं है, shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी जीरो नहीं है, तो पॉइंट नंबर 4 पर shear स्ट्रेस आएगा। कहाँ पे आएगा, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 पे shear फोर्स इज इन पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस ऑन पॉइंट नंबर 4। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप लगा लीजिए क्या, actual shear stress like this। So this is the variation of shear stress on point number 4। अब पॉइंट नंबर 4 पे देखिए क्या बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। सो पॉइंट नंबर 4 पे यस यू विल से यस बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। कैसा आएगा, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव। सो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी कॉम्प्रेसिव। सो पॉइंट नंबर 4 पर क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आएगा लाइक दिस। सो दिस इज सिग्मा B4, दिस इज टाउ 4। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, स्ट्रेस एलिमेंट मिल गया पॉइंट नंबर 4 पे। नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ मोहर सर्कल फॉर दिस स्ट्रेस एलिमेंट। बना सकते हैं इसके लिए मोहर सर्कल, यू विल से यस हमें आता है मोहर सर्कल बनाना। सो सबसे पहले आप डेटा एक्सट्रैक्ट करिए। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स विल बी माइनस सिग्मा B4, सिग्मा वाई कितना है 0, एंड टाउ एक्स वाई कितना है, इट इज माइनस टाउ 4। सिग्मा एक्स इज माइनस B4 क्यों, क्योंकि ये कैसा लग रहा है कॉम्प्रेसिव। ठीक है, एंड टाउ एक्स वाई इज माइनस ऑफ टाउ 4 क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमने जो साइन कन्वेंशन लिए थे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये। सो नाउ इफ यू वांट टू मेक मोहर सर्कल, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस।
तो कैलकुलेट करिए, C इज इक्वल्स टू, वी नो दैट इट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सो माइनस सिग्मा B4 बाई टू. R इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सो माइनस सिग्मा B4 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टाउ 4 का होल स्क्वायर. सो R क्या होगा, R विल बी पॉजिटिव एंड R इज ग्रेटर देन व्हाट, C. R क्या होगा, C से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा. So if you calculate the value of sigma 1, तो sigma 1 is C plus R. कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए C is नेगेटिव, R is पॉजिटिव एंड R is ग्रेटर देन C. समझ में आया? C जो है वो नेगेटिव है, R पॉजिटिव है और R बड़ा है C से. दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू. तो नेट समेशन क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव. सिग्मा 2 विल बी C माइनस R. C is negative, so negative minus positive is negative. ठीक है, तो सिग्मा 2 विल बी नेगेटिव, सिग्मा 1 विल बी पॉजिटिव. सेंटर कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव साइड में. दैट मीन्स नेगेटिव वाला जो स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज बिगर वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. तो अगर यहाँ पे हम मोर सर्कल बनाएं, दिस इज सिग्मा एक्सेस, दिस इज टाउ एक्सेस, सो मोर सर्कल विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज मोर सर्कल फॉर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 के लिए मोर सर्कल है. नेगेटिव वाला जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. ठीक है, तो नेगेटिव वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बड़ा है, पॉजिटिव वाले प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड छोटा है. नेक्स्ट देखिए एट पॉइंट नंबर 5. तो अगर आप पॉइंट नंबर 5 के लिए स्ट्रेस एलिमेंट बनाएं, सो इफ यू ड्रॉ स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट नंबर 5, so suppose this is the stress element for point number 5. so point number 5 पे there will be no shear stress. क्यों? क्योंकि point number 5 lies on the bottom surface, bottom most surface पे lie कर रहा है point number 5. तो point number 5 पे there will be no shear stress. क्या लगेगा point number 5 पे, सिर्फ और सिर्फ bending stress लगेगा. तो point number 5 will be subjected to bending stress only and there will be no shear stress. बेंडिंग स्ट्रेस कैसा लगेगा, इट विल बी कॉम्प्रेसिव, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 इज लाइंग बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू हॉगिंग मोमेंट. सो पॉइंट नंबर 5 पे जो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा दैट वुड बी कॉम्प्रेसिव. तो पॉइंट नंबर 5 पे कॉम्प्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस लगेंगे, शियर स्ट्रेस विल बी 0. सो इसके लिए आप बताइए मोर सर्कल. तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आप इजीली मोर सर्कल बना सकते हैं. ये यहाँ पे क्या है, देयर आर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स व्हिच आर हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस 0. तो ये जो प्लेन्स है, दीज टू परपेंडिकुलर प्लेन्स आर नथिंग बट प्रिंसिपल प्लेन्स. ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स है. और इन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो इन वन डायरेक्शन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव, इन द सेकेंड डायरेक्शन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 0. सो दिस इज सिग्मा 5. सो सिग्मा 5 इज कॉम्प्रेसिव एंड सिग्मा जो वाई डायरेक्शन में दैट इज 0. तो इसके लिए आप इजीली बना सकते हैं मोर सर्कल. सो इफ यू ड्रॉ मोर सर्कल फॉर दिस, सो इट विल बी बिटवीन 0 एंड सिग्मा 5. तो इस तरीके से आ जाएगा आपका मोर सर्कल. सो दिस इज व्हाट, मोर सर्कल फॉर पॉइंट नंबर 5. ये पॉइंट नंबर 5 के लिए मोर सर्कल है. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस एलिमेंट बना के एट डिफरेंट पॉइंट्स आप उन पे मोर सर्कल बना सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करना है वो हमें पता है कि वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू m बाय आई इंटू वाई एंड टाउ इज इक्वल्स टू SA y बार अपॉन IB. तो वैल्यूज को कैलकुलेट करना तो ईजी है, बट उसका डायरेक्शन डिफाइन करना, उसका डायरेक्शन पता करना कि कौन से डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ पर भी आपको डायरेक्ट शियर और बेंडिंग के क्वेश्चंस देगा उसमें वो आपसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछेगा. और प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए आपके पास डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, किस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है. उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस के जो फॉर्मूले से उसमें वैल्यूज को पुट कर पाएंगे. ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको पता है एनालिसिस कि डायरेक्शन कैसे बता करते हैं कि किस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है, किस डायरेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंबाइन बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस. तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल.
सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में? अ 200 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन 800 mm wide and 12 mm thick is bent into the form of a circular arc resulting in central displacement of 8 centimeter. You have to determine the longitudinal surface strain neglecting second order quantities. तो इसमें क्या दिया है? दिस इज अ मेंबर, इसकी लेंथ कितनी? 200 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसकी विड्थ कितनी है? इट इज 80 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको फिजिकली देखना चाहते हो तो दिस इज नथिंग बट ए स्केल, ये एक स्केल है। नॉर्मल आपका होता है ना रूलर, लंबा वाला, लाइक दिस। तो दिस इज अ मेंबर लाइक दिस। नाउ इस मेंबर के ऊपर जब ऐसा बेंडिंग लगाया है तो ये बेंड हुआ है एंड सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। सो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं, सो दिस वाज द ओरिजिनल मेंबर एंड ड्यू टू बेंडिंग क्या हुआ है? दिस मेंबर इज बेंड इनटू फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में ये बेंड हो गया है लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? अगर मैं इनिशियल स्टेट देखूं तो इनिशियल द न्यूट्रल फाइबर वाज लाइक दिस एंड ड्यू टू बेंडिंग न्यूट्रल फाइबर क्या हो गया? न्यूट्रल फाइबर इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एंड इस डेल्टा की वैल्यू आपको दी है कितना? इट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डेल्टा आपको दिया है कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। नाउ यू नो दैट हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था किसका? स्ट्रेन का। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यू हैव टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूडनल सरफेस स्ट्रेन, मतलब आपको सरफेस पे स्ट्रेन बताना है कि सरफेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो हमने बाय अजम्पशन नंबर 5 एक इक्वेशन डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, फिर उसमें अजम्पशन नंबर 1 लगाया था तो इक्वेशन आया था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो बाय अजम्पशन नंबर 5 अलोन हमने क्या किया था? एक इक्वेशन डिराइव किया था दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एंड दैट इक्वेशन वाज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू y बाय आर। एप्सिलॉन कितना था? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू y बाय आर एंड हमने देखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे आपको स्ट्रेन कहाँ पे कैलकुलेट करना है? सरफेस पे। तो सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज मैक्सिमम, तो स्ट्रेन भी क्या आएगा? मैक्सिमम। सो यहाँ पे आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट एप्सिलॉन सरफेस, सो y भी किसका लेना पड़ेगा? सरफेस का अपॉन r एंड y सरफेस इज नथिंग बट इट इज y मैक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन भी क्या आएगा? आपका एप्सिलॉन मैक्स। So epsilon max is equals to y max by r. What you have to calculate in this question? You have to calculate the value of epsilon max. Now अगर ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है, इस डिफ्लेक्टेड शेप को देखें तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हुआ है? बीम, दिस बीम इज डिफ्लेक्टेड इनटू फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ये एक आर्क ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में डिफ्लेक्ट हुआ है। अगर मैं उस ये जो है दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीटली ड्रॉ करूं, अगर इस सर्कल को कंप्लीटली ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ दिस सर्कल। सो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक आर्क है दैट इज आवर मेंबर। ये जो मेंबर है, दिस मेंबर इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस मेंबर को, सो दिस मेंबर इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये जो मेंबर आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज आवर मेंबर। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये जो ब्लू से दिख रहा है, दिस ब्लू कलर पोर्शन, यहाँ भी ब्लू से है। सो दिस ब्लू कलर पोर्शन इज आवर मेंबर, जो क्या हो गया है? जो बेंड हो गया है किसमें? इनटू फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। सो दिस इज द मेंबर। इस तरीके से मेंबर बेंड हुआ है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। अब अगर यहाँ पे मैं न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करूँ, सो न्यूट्रल एक्सिस इज लाइक दिस। न्यूट्रल एक्सिस इज ऑन दिस सर्कल। ये जो सेंटर वाला सर्कल देख रहा है, इस सेंटर वाले सर्कल पे है न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ बाय अ डिफरेंट कलर, तो दिस रेड वन इज द
न्यूट्रल फाइबर। ये जो रेड वन दिख रही है क्या है, न्यूट्रल फाइबर। तो ये जो सेंटर वाले सर्कल पे आपको दिख रहा है, दिस सेंटर वाला सर्कल क्या है, ये न्यूट्रल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूट्रल फाइबर इज द आर्क ऑफ दिस सेंटर वाला सर्कल। समझ में आया? सो इफ आई डिनोट रेडियस, तो दिस डिस्टेंस इज द रेडियस। तो जो ये फॉर्मूले में आपने लिखा है वाई मैक्स बाय आर, इसमें ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल टू द न्यूट्रल फाइबर, दिस इज आर। समझ में आया? सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू न्यूट्रल फाइबर इज दिस आर। नाउ अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अच्छा ये जो आर होगा, दिस आर इज कांस्टेंट। हाँ, ऑन बोथ द साइड्स द वैल्यू ऑफ आर इज कांस्टेंट। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर का। नाउ इफ आई शो यू सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट, सो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक दिस। नाउ दिस डिस्टेंस is the central displacement, this is central displacement delta। समझ में आया? ये जो आपका न्यूट्रल फाइबर है, न्यूट्रल फाइबर का डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा, सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो सेंटर वाला सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर वाले सर्कल को अलग से ले रहा हूं और इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ आर। इससे हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए किस तरीके से आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं ये सेंटर वाला सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द सेंटर वाला सर्कल, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल फाइबर। ये न्यूट्रल फाइबर का ओरिजिनल पोजीशन था। दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, हियर आई एम शोइंग इट बाय रेड कलर और आई विल शो इट बाय वाइट कलर। सो दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी 2r माइनस डेल्टा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इज डेल्टा, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। तो ये डिस्टेंस बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2r माइनस डेल्टा। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, दिस इज डायमीटर, सो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2r। इफ दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r माइनस डेल्टा। नाउ दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ न्यूट्रल फाइबर, सो दिस इज l/2 l/2। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सर्कल का एक प्रॉपर्टी है, that is 2r minus delta into delta, this is equals to l/2 into l/2। समझ में आया? that is this diameter is intersected by a chord। when a diameter is intersected by a chord, तो जो 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे 4 सेगमेंट बन रहे हैं। दिस इज सेगमेंट नंबर 1, दिस इज सेगमेंट नंबर 2, दिस इज सेगमेंट नंबर 3, दिस इज सेगमेंट नंबर 4। तो जब एक डायमीटर को एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है, तो सेगमेंट नंबर 1 इंटू सेगमेंट नंबर 2 इज इक्वल टू सेगमेंट नंबर 3 इंटू सेगमेंट नंबर 4। ये क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। जब एक डायमीटर को एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है, या तो आप बोल सकते हैं एक कॉर्ड को एक डायमीटर इंटरसेक्ट करता है, वन इन द सेम थिंग। तो सेगमेंट नंबर 1 इंटू सेगमेंट नंबर 2, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू सेगमेंट नंबर 3 इंटू सेगमेंट नंबर 4। ये क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट इज 2r डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर्स को क्या करना है, हमें निग्लेक्ट करना है। तो दिस इज 0, डेल्टा स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, क्वेश्चन में दिया है आपको। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट 2r डेल्टा इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4। सो यू कैन राइट r इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 8 डेल्टा। नाउ ये रिजल्ट आपको कई बार यूज आएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 8 डेल्टा, where delta is what, delta is the central displacement after bending। बेंडिंग होने के बाद सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लेंथ दिया आपको 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेंथ इज गिवन एज 200 सेंटीमीटर। सो दिस बिकम्स 200 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू डेल्टा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ r इन सेंटीमीटर। कितना आता है r का वैल्यू,
from here you will get the value of r as 625 centimeter, which is nothing but equals to 6.25 meters. तो यहाँ से आपका r का वैल्यू हो गया that is 6.25 meter. Now you can easily calculate the value of epsilon max. Epsilon max is equals to y max upon r. Now tell me the value of y max. Y max is the maximum distance of fiber from the neutral axis. That is जो surface पे fiber है उस पे तो y max आएगा. तो surface पे जो fiber है उसका distance from the neutral axis it is nothing but d by 2. So y max is what? Y max is d by 2. कितना दिया depth? Depth is given as 12 mm. So y max is 12 by 2, that is 6 mm. So 6 into 10 raised to minus 3 mm, minus 3 meters upon 6.25 meters. So epsilon आ जाएगा unitless meter by meter. Its value is coming out to be 9.6 into 10 raised to minus 4. 9.6 into 10 raised to minus 4. एप्सिलॉन मैक्स कितना गया? 9.6 into 10 raised to minus 4. एंड अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो एप्सिलॉन मैक्स इज 0.096%. So this is the value of epsilon and this is the value of epsilon in percentage. So this is our answer. क्लियर है, समझ में आया? सो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं. जहाँ पे भी वो बात करेगा सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट की, तो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट से यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू y बाय r. और कई बार यहाँ पे वैल्यू ऑफ ई दे देगा तो आपको उससे स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ ई दे देगा तो आप वहाँ से स्ट्रेस निकाल के फिर मोमेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आई तो आपको पता ही है क्रॉस सेक्शन की डिटेल्स दी है. सो इस तरीके से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. नाउ प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. अ सिंपली सपोर्टेड बीम 6 मीटर लॉन्ग कैरीज अ यूडीएल ऑफ 18 kilonewton per meter over its entire length. So this is a simply supported beam 6 meter long. It carries a UDL of 18 kilonewton per meter over its entire length. The cross section of the beam is 400 mm cross 600 mm. So this is the cross section, that is 400 by 600. Now you have to calculate the principal stress at a point which is 150 mm below the neutral axis and at 1/4 of the span from the left support. So एक point आपको दिया है, this point is 150 mm below the neutral axis and at 1/4 of the span. 1/4 of the span मतलब 6 मीटर का 1/4 कितना हो गया? 1.5 मीटर. तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है. नाउ अगेन हमें अगर पॉइंट पी पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट पी. एंड पॉइंट पी पर स्ट्रेस एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट पी पर बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उन शियर स्ट्रेस को पॉइंट पी पर स्ट्रेस एलिमेंट पे डिनोट करना पड़ेगा विद इट्स प्रॉपर डायरेक्शन. देन ओनली वी कैन गेट प्रिंसिपल स्ट्रेस और करेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस एट पॉइंट पी. तो सबसे पहले पॉइंट पी पर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट पी पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे. देन व्हाट वी विल डू, वी विल मेक स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट पी. सो स्टार्ट करिए. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट, पहले क्या निकालते हैं हम, पहले शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं. सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, सबसे पहले हमको रिएक्शंस लगानी पड़ेगी. सिंस दिस स्ट्रक्चर इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो रिएक्शंस कैसी आएगी, हाफ हाफ हो जाएगी रिएक्शंस. सो टोटल लोड कितना लग रहा है, 18 into 6 दैट इज 108. सो हाफ विल बी 54 किलो न्यूटन. तो रिएक्शंस विल बी 54 किलो न्यूटन ऑन बोथ दी सपोर्ट्स. सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, रिएक्शंस आ गई. नॉट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट shear force and bending moment at point P. और इस सेक्शन पे हमें shear force और bending moment कैलकुलेट करना है. So if we calculate shear force at point P, कितना आएगा shear force at P, this is equals to 54 minus 18 into 1.5. यही होगा, पॉजिटिव में आएगा.
54 is trying to rotate in clockwise direction, this 18 is trying to rotate in एंटी clockwise direction। इस सेक्शन के या तो लेफ्ट में देखिए या तो राइट में देखिए, हम लोग लेफ्ट में देख रहे हैं इस सेक्शन के, तो 54 कैसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, सो 54 इज विल गिव पॉजिटिव शियर फोर्स। 18 कैसा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस 18 किलो न्यूटन पर मीटर विल गिव negative shear force, so net shear force will be 54 minus 18 into 1.5, that was equals to 27 kilonewton। so shear force आ गया पॉइंट P पे। now calculate bending moment at point P, so bending moment at P, that is MP is equals to कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट ऑन दिस सेक्शन, इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, सो 54 इंटू 1.5 ये कैसा कर रहा है सैगिंग, so it will be 54 into 1.5 सैगिंग है, माइनस 18 किलो न्यूटन पर मीटर की वजह से क्या आएगा हॉगिंग लाइक दिस, तो माइनस 18 इंटू 1.5 का स्क्वायर बाय 2 कितना आता है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी, कितना आता है यहाँ से बताइए, तो यू विल गेट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी इट इज इक्वल्स टू 60.75 किलो न्यूटन मीटर। नाउ आपको पॉइंट पी पर शियर फोर्स मिल गया, पॉइंट पी पर बेंडिंग मोमेंट मिल गया, क्रॉस सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट shear stress at point P and bending stress at point P। so if we calculate shear stress at point P, so shear stress at P क्या होता है फॉर्मूला, shear stress variation for rectangular cross section it is 6s upon BD cube d square by 4 minus y square। तो shear stress का क्या फॉर्मूला होता है, it is 6s upon BD cube d square by 4 minus y square। ठीक है, हमने देखा था shear stress variation में for rectangular section। now for point P y क्या है, y for point P is 150 mm दिया है ना, this point P is at a distance of 150 mm from the neutral axis, so yp is 150 mm। if you calculate shear stress at point P it is 6 इंटू shear force कितना है अभी कैलकुलेट किया 27 किलो न्यूटन, तो 6 इंटू 27 किलो न्यूटन है तो 10⁻³ कर देते हैं, इसमें आ गया न्यूटन में, अपॉन बी डी क्यूब, बी कितना है, बी इज 400 क्रॉस 600 है ना, हाँ, सो बी इज 400 एंड डी इज 600, सो 400 इंटू 600 का क्यूब इंटू ब्रैकेट डी अगेन 600 का स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई इज 150 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट पॉइंट पी। बताइए कितना आता है शियर स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एज 0.126। सारी वैल्यूज हमने किस में रखी है, इन न्यूटन एम एम, 27 किलो न्यूटन था उसको किस में कर लिया न्यूटन में, और बाकी सारे डायमेंशंस एम एम में रखे, सो दिस वैल्यू इज इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो शियर स्ट्रेस आ गया पॉइंट पी पे, इट इज 0.126 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी, सो इफ यू कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी, so sigma is equals to m by I into y। so we know the formula for bending stress, it is sigma is equals to m by I into y। so y for point P is again how much, it is 150 mm। so sigma at point P calculate करिए कितना आ रहा है bending moment at point P, it is 60.75 किलो न्यूटन मीटर। so this is 60.75 into 10⁻⁶, ये किस में हो गया न्यूटन एमएम में, सारी चीजें न्यूटन एमएम में लेके चल रहे हैं। अपॉन आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें देखिए न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, दिस एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस किसको कट कर रही है 600 को, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इट इज 400 इंटू 600 का क्यूब बाय 12 इंटू वाई एट पॉइंट पी इज 150। तो सिग्मा एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी इज 1.26 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो शियर स्ट्रेस आया था 0.126 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है 1.26 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। So now what you have to do, you have to calculate principal stresses। अब principal stress calculate करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको point P पर stress element बनाना पड़ेगा, and point P पर stress element बनाना है, that means point P पे
you have to determine the direction of shear stress and bending stress. So bending stress हमें पता है bending stress कैसे लगते हैं. bending stress are always normal to the cross section. So ये जो 1.26 का स्ट्रेस लग रहा है बेंडिंग स्ट्रेस, ये कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा. कैसा लगेगा? टेंसाइल लगेगा या कॉम्प्रेसिव? अब वो देखिए कि दिस पॉइंट पी इज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस. ये पॉइंट पी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और सैगिंग मोमेंट के लिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आता है? टेंशन. दैट मीन्स ये जो बेंडिंग स्ट्रेस आपने कैलकुलेट किया है ये कैसा है? दिस इज टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस. सो अगर पॉइंट पी का हम स्ट्रेस एलिमेंट बनाए तो पॉइंट पी पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगेंगे? इट विल एक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन in the tensile direction. So this will act tensile. This is sigma p. ठीक है. Now tell me कि shear stress कैसे लगेंगे? Tell me shear stress कैसे लगेंगे? shear stress का वैल्यू कितना रहा? It is coming out to be 0.126. shear stress is 0.126. कहाँ पे लिया है हमने सेक्शन लिया है. दिस पॉइंट P इज ऑन द लेफ्ट हाफ. अब यूडीएल के लिए आप अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शेयर फोर्स विल बी लाइक दिस. लेफ्ट हाफ में शेयर फोर्स इज पॉजिटिव, राइट हाफ में शेयर फोर्स विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो लेफ्ट हाफ में शेयर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, राइट हाफ में शेयर फोर्स नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स पॉइंट पी पर शेयर फोर्स क्या है? पॉइंट पी पर शेयर फोर्स इज पॉजिटिव. अगर पॉइंट पी पर शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो शेयर स्ट्रेस भी कहाँ पे लगेगा? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स. कौन सा शेयर स्ट्रेस पहले लगाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री या एक्चुअल? पहले कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लगाओगे, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन और अलोंग द क्रॉस सेक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे शेयर फोर्स आ रहा है पॉजिटिव, तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी कहाँ लगेगा? पॉजिटिव शेयर फोर्स के डायरेक्शन में. पॉजिटिव शेयर फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव शेयर फोर्स इज दैट शेयर फोर्स विच ट्राइज टू रोटेट द सेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस ऑन दी क्रॉस सेक्शन. तो ये हमने लगा दिया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस. ठीक है. क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस. अब इसके करस्पॉन्डिंग आप लगा लीजिए एक्चुअल शेयर स्ट्रेस. तो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअल शेयर स्ट्रेस. सो दिस इज टाउ, दिस इज टाउ. अब आपके पास क्या आ गया? पॉइंट पी पर स्ट्रेस एलिमेंट आ गया है. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर दिस. बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करिए. सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 1.26 न्यूटन पर mm². सिग्मा वाई कितना? इट इज 0. एंड टाउ कितना है? टाउ इज 0.126 न्यूटन पर mm². पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? टाउ. दिस टाउ विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में साइन कन्वेंशन लिया था उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो शेयर स्ट्रेस है, दिस शेयर स्ट्रेस इज नेगेटिव. समझ में आया? ये जो शेयर स्ट्रेस है वो पॉजिटिव शेयर फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है. दैट इज करेक्ट. वो किसके लिए? ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को अप्लाई करने के लिए इस स्ट्रेस एलिमेंट पे. बट हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस या जो प्रिंसिपल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस इज नेगेटिव. सो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कैसा आएगा? माइनस. इट इज माइनस 0.126. आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज में आपको जो वैल्यू रखनी है वो विथ साइन रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ से यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ principal stress. So sigma 1 comma 2 is C plus minus R, where C is equals to sigma x plus sigma y by 2 and R is equals to under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square xy. So sigma x कितना आ रहा है? It is 1.26 plus 0 by 2. It is coming out to be 0.63 and R कितना आ जाएगा? R will be equals to अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स इज 1.26 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 0.126 का होल स्क्वायर. कितना आता है आर का वैल्यू? बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.64 न्यूटन पर mm².
आर की कितनी वैल्यू आ जाती है, इट इज 0.64 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सी आ गया, आर आ गया, आप इजीली सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। सो सिग्मा 1 इज सी प्लस आर, दैट इज 0.63 प्लस 0.64, दैट इज 1.27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो सिग्मा 1 कितना आ गया, 1.27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 विल बी सी माइनस आर which is equals to 0.63 minus 0.64 which is equals to minus 0.01 Newton per mm square. So this is the value of what? This is the value of principal stresses. Sigma 1 1.27, sigma 2 is minus 0.01. ठीक है, so in this way आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर। कई बार आपसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज दिस डायरेक्शन, ये एलिमेंट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। जो आपने शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन लगाया और बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्शन तो फिर भी इजी, बट शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इट इज वेरी क्रूशियल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो यहाँ से आपको वैल्यूज ये एक्सट्रैक्ट किए आपने विद साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं और यहाँ पे जो ये डायरेक्शन डिनोट करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। So this is it for the today's class. We'll meet in the next class and we'll discuss further 1 or 2 topics in bending stress. So we'll meet in the next class. Thank you.